हेलो नमस्ते, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी यही चाहत है कि आप खुश हों, स्वस्थ हों और अपने अपने जो भी काम में आप लगे हुए हैं उसमें व्यस्त हों। तो प्यारे बच्चों, शिक्षार्थ के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं फिर एक बार। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ आपको वो बेल आइकन वाला बटन है ना, उसको भी दबा देना है, सो दैट जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे वो सबसे पहले पहुंच पाए। तो प्यारे बच्चों, इस जर्नी में यानी कि हमारी जो जर्नी चल रही है 10th केमिस्ट्री की, उस जर्नी में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 की कुछ बातें बता दी थी। जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने ये जाना था कि क्या होते हैं मेटल्स, क्या होते हैं नॉन मेटल्स, कैसे उनको फिजिकली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भैया फिजिकली हम कैसे बताएंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, हमने इनकी बातें कर ली थी। फिर मैंने आपको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी बता दी थी, करेक्ट। तो अब हमें क्या पढ़ना है आज के सेशन में? आज के सेशन में हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब ये क्या है सुनिए, एक बात बताइए, सिंपल सी छोटी सी कहानी सी है। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि आपको लोहा खरीदना है, आपको सोना खरीदना है, आपको चांदी खरीदना है, आप क्या करोगे? आप जाओगे शॉप पर और वहां से चांदी सोना, ऑल दो वो बहुत महंगा है, लेकिन आप फिर भी यदि खरीदना चाहो, मान लीजिए आपके पास कहीं से पैसा आ जाए, है ना, सडनली आप करोड़पति बन जाओ, करेक्ट, जो कि इतना आसान नहीं है, बट फिर भी मेहनत करने से वैसे ये सब होता है बच्चा। तो आपको यदि मान लीजिए पैसा मिले, आपको मैंने बोला जाओ लोहा सोना चांदी खरीद के लाओ, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है सर, हम दुकान जाएंगे और खरीद के ले आएंगे, करेक्ट। आप मुझे ये बताइए या सोचिए कि भैया उस दुकानदार के पास लोहा कहां से आया या सोना कहां से आया? शायद आप ये कहेंगे भाई उसने भी किसी से खरीदा होगा, करेक्ट। लेकिन क्या बच्चों आपने सोचा है कि यार ये मेटल है जैसे कि लोहा सोना चांदी, ये पहली बार कहां कैसे पहुंचा होगा? मतलब उस दुकानदार के पास कहीं और से आया, उसके पास हो सकता है कहीं और से आया हो। तो ये जो चेन चल रही है ना, तो कहीं तो शुरुआत हुई होगी ना, कोई ऐसी स्टेज होगी ना जब किसी ने पहली बारी लोहा या किसी ने पहली बारी सोना देखा होगा, करेक्ट। तो वो चीज कहां से आई? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है? चलिए उसका जवाब आपको आज मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, होता यूं है कि हमारी जो अर्थ है यानी कि जिसको हम बोलते हैं हमारी जो धरती है, उसके ना अंदर यानी कि अर्थ क्रस्ट पे, ऐसे समझ लीजिए कि जमीन के अंदर अर्थ क्रस्ट में ये जो मेटल्स होती हैं बच्चा, ये दबी हुई होती हैं। क्या होती हैं? दबी हुई होती हैं। और जब हम इनको खोजना शुरू करते हैं तो हमें वही चीज बाहर निकल के मिल जाती है। जब हमने उसकी खुदाई की, है ना, अंदर जमीन से खोदा खादी की और वहां से हमें मेटल निकल के मिल जाती है। तो इस पूरी प्रोसीजर को हम क्या बोल देते हैं बच्चा? अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का जो मिलना है जमीन के अंदर से, अर्थ क्रस्ट के अंदर से, वो क्या है? अकरेंस ऑफ मेटल। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर जमीन के अंदर मेटल कहां से आई? चलो हमें एक बात समझ में आता है कि कोयला कैसे बना। हमें समझ में आता है कि यार बहुत लंबे समय से पेड़ पौधे या कोई भी जीव, मतलब फॉसिल हो सकता है, आप लोग है ना उतना ना समझें, ये वर्ड तो आपने सुना होगा फॉसिल। जितने भी कोयला हुआ या फॉसिल फ्यूल्स होता है, आपको पता है ये कैसे बनते हैं? जनरली क्या होता है, बहुत लंबे समय तक पेड़ पौधे जमीन के अंदर दबे हैं, है ना, सालों से उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, तो वो जो लकड़ी थी या जो पेड़ पौधे थे उन्होंने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया? धीरे धीरे कन्वर्ट करके उन्होंने कोयले में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि एक फॉसिल फ्यूल बना लिया। ये चीज तो आप जानते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मेटल की, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि भैया ये मेटल आई कहां से? पहली बारी ये मेटल जमीन ने पैदा थोड़ी की होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने सोना बना दिया, पैदा कर लिया, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो फिर ये आई कहां से? कैसे हमें मेटल के दर्शन हुए प्रभु जी? तो ध्यान सुनना, साइंस में ये कहा जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, यानी कि बहुत लंबे समय पहले, जब हम थे भी नहीं, एक घटना हुई। घटना क्या हुई? सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्या बोला मैंने? सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये एक मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात है, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में घटना हुई। अब जब वो घटना घटी तो उस एक्सप्लोजन में बहुत सारे पार्टिकल्स बिखर गए। अब बिखरने का मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, ब्रह्मांड में वो घटना हुई तो वो कहीं भी गए होंगे। तो कुछ पार्टिकल्स या कुछ हिस्से वाले पार्टिकल्स हमारे कहां आए? धरती पर आए, धरती पर गिर गए। अब धरती पर भी कहीं कुछ गिर गया, कहीं कुछ गिर गया, कहीं कुछ गिर गया, कहीं कुछ गिर गया, करेक्ट। अब जब वो धरती पर आए वो पार्टिकल्स, तो ऑब्वियस सी बात है जब धरती पर आए होंगे तो पहले तो वो गिरे होंगे, ठीक है। और ये घटना कब की है? लाखों सालों पुरानी, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले की बात हो रही। अब इतने समय बाद, हम तो आज की बात कर रहे हैं, घटना हुई है बहुत समय पहले। क्या हुआ होगा? सर वो मटेरियल या वो पार्टिकल आया होगा, उसके बाद
समय बढ़ता गया, अब समय बढ़ता गया, बारिश हुई, धूप हुई, पेड़ पौधे उगे, है ना, जीव जंतु मरे, ये सब चल रहा था। तो धीरे 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 उस पार्टिकल या उस मैटर के ऊपर परत दर परत चीजें जमती गई। परत दर परत का मतलब धूल मिट्टी आई, वो जम गई, पेड़ पौधे उगे, गिरे, वो जम गए, ऐसे करते करते उस पर क्या बन गई, लेयर बन गई। करेक्ट। अब जब वो लेयर बन गई तो जो पार्टिकल पहले ऊपर था, जो हमारे एक्सप्लोजन से आया था, अब वो जाके कहां पहुंच गया, बहुत ज्यादा नीचे, है ना, मतलब कई फीट नीचे जाके भाई साहब बैठ गए। अब जब वो कई फीट नीचे जाके बैठ गए बच्चा, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, कई फीट नीचे जाके बैठ गए। अब इतने नीचे क्या लगता है, यदि कोई आपको बहुत जमीन के अंदर या पानी के अंदर डाल देता है तो आपको एक प्रेशर महसूस होता है। सिमिलरली वो जो पार्टिकल थे वो जब नीचे पहुंचे तो उनके पास भी क्या महसूस हुआ, बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर महसूस हुआ। करेक्ट। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि जो पार्टिकल नीचे पहुंचे थे उस एक्सप्लोजन के बाद, तो उनमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे पाए गए जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला। अब आप शायद मुझसे पूछें कि सर आपको कैसे पता उन्होंने नहीं बदला। मैं बताता हूं आपको, सुनो, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया यानी कि खुदाई की, तो उन्होंने वो पार्टिकल निकाले। ठीक है, उन्होंने वो पार्टिकल निकाले, वही जो लाखों फीट हजारों फीट नीचे थे, उन्होंने निकाले वही सुपरनोवा एक्सप्लोजन वाले पार्टिकल्स। अब जब उन्होंने निकाले तो उनको पता चला कि भाई ये तो क्या है, ये तो मेटल है। लेकिन बच्चा, उन्होंने जब वो खुदाई करने के बाद पार्टिकल्स निकाले तो उनको ये पता लगा कि कुछ मेटल्स ऐसी पाई गई जो कि अपने आप में फ्री स्टेट में थी। फ्री स्टेट का मतलब उन्होंने किसी के साथ जुड़ना सही नहीं समझा, जबकि कुछ मेटल्स ऐसी पाई गई जो इतने ज्यादा प्रेशर के चक्कर में, इतने ज्यादा टेम्परेचर के चक्कर में अकेले नहीं रह पाई और वो किसी और के साथ एडजस्ट होकर रहने लगी। सिंपल सा लॉजिक है भाई। यदि आपके पास अपने जीवन में कोई दिक्कत ना हो, कोई टेंशन ना हो, तो आप अपने आप में स्वतंत्र हो, कोई बर्डन नहीं, जो करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन प्रेशर के चक्कर में ही तुम क्या करते हैं, ये काम कर लिया, चलो ये काम, मतलब कहीं ना कहीं आपको जो दूसरे के साथ काम करना पड़ता है वो प्रेशर के चक्कर में ही करना पड़ रहा ना। यदि प्रेशर ना हो तो आप शायद कोई काम ही ना करें। सिमिलरली मेटल्स के साथ हुआ। मेटल्स जो कि आई पार्टिकल्स के तौर पे, अब कुछ मेटल्स ने क्या बोला, कुछ मेटल्स ऐसी मिली हमें जिसने अपने आप को किसी से अटैच नहीं किया, फ्री स्टेट में घूमती रही। और कुछ मेटल्स ऐसी मिली जो कि फ्री स्टेट में नहीं रह पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को किसी और के साथ अटैच कर लिया। और इसको हम बोलेंगे कि मेटल किसके साथ हो गए, मेटल किस स्टेट में पाई गई, मेटल पाई गई कंबाइंड स्टेट में। और कुछ मेटल होती है फ्री स्टेट में। दोनों में अंतर समझ पा रहे हो आप? क्लियर? तो एक होता है बच्चा फ्री स्टेट और एक होता है हमारा कंबाइंड स्टेट। अब जब हम साइंटिस्ट या कोई भी रिसर्चर इस जमीन को खोदता है तो उसने क्या किया, जमीन को खोदा और नीचे से निकाल ली वो मेटल, और हमें क्या मिल चुकी है, मेटल। और इस पूरी प्रोसीजर को ही आपने क्या बोल दिया, अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है कि ये पूरी मेटल की चर्चा कैसे शुरू हुई, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। ठीक, अब जब मेटल्स मिलती हैं तो मैंने अभी आपको क्या बताया, दो तरीके होते हैं बच्चा। पहला होता है फ्री एलिमेंटल स्टेट, यानी कि जैसे कि गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। आप उनको, जैसे आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, केजीएफ मूवी में वो लोग खदान से निकालते हैं, खुदाई करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा ना, यदि आपने मूवी देखी तो केजीएफ में वो गोल्ड वहीं वहीं दिखता है। मतलब साफ खुदाई करने के बाद जो मिट्टी का ढेला या जो भी आपके पास आया उसमें गोल्ड आपको अलग से दिख जाता है। करेक्ट? तो जो गोल्ड होती है, सिल्वर होती है, जनरली क्या होती है बच्चा, ये मेटल जो होती है रिएक्ट नहीं करती। आपको याद है हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। अब ये रिएक्ट नहीं कर रही है, यानी कि इनमें किसी प्रकार के चेंज हो ही नहीं रहे हैं, तो ये हमेशा अकेले ही घूमती है। ये किसी के साथ अटैच होना, किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करती। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, नेटिव स्टेट या फ्री एलिमेंटल स्टेट में वो मेटल्स हमें मिल जाएंगी। मतलब आप सीधा निकालो, फ्री का मतलब क्या है, सीधा आपने खुदाई की, जमीन से मेटल निकाली, ठीक है, करेक्ट, और उसको हम डायरेक्ट निकाल के मार्केट में निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, मतलब वो अकेली नहीं रह पाती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को किसी के साथ अटैच कर लिया, बॉन्ड बना के कंबाइंड स्टेट में आ गई। तो उनको जब हम निकालते हैं तो उनको हमें थोड़ा ज्यादा क्या करना होता है, उनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। पहले उनमें हमें क्या करना होता है, अलग अलग करना होता है, सेपरेट करो सबको, और फिर हम मेटल को यूज कर पाते हैं। समझे? तो दैट्स वाई जो अकरेंस ऑफ मेटल्स होती है नेचर में वो दो तरीके से होती है। पहला फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट, और दूसरा होता है बच्चा कौन सा स्टेट, कंबाइंड स्टेट। क्लियर? चलो, अब ये जो अकरेंस ऑफ मेटल्स की बात हो रही है, इसमें याद रखिएगा अभी मैंने जो आपको समझाया उसकी थ्योरी दी गई है। लेस रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली प्रेजेंट इन दी नेटिव स्टेट,
है ना, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करना चाहती, उसने जमीन के ऊपर का टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा लिया ही नहीं, उसको टेंशन ही नहीं हुई। जबकि कुछ ऐसी कंबाइंड स्टेट में मेटल्स होती हैं जिन्होंने क्या किया, अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंबाइन कर लिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव थी। ठीक है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम, ये चीज आपने याद रखनी। नाउ अब मुद्दा ये आया कि ठीक है सर, आपने ये बता दिया कि मेटल मिलती कैसी, लेकिन इसका एक प्रोसीजर होता है, पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर में क्या होने वाला है, सुनो ध्यान से। बाई चांस आपको मान लीजिए कोई मेटल निकालने कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने बात की कि चलो हम कॉपर निकालने की शुरुआत करते हैं। थोड़ा ध्यान समझना, आपने क्या किया, आपने मिट्टी खोदना शुरू किया, खोदना शुरू किया, खोदना शुरू किया। ठीक है, मैंने बोल दिया, जैसे कि आपको शायद पता हो या ना पता हो, बेटा हमारे एक हाँ एमपी में एक जगह है बालाघाट के पास, मलाजखंड, जहां तक मुझे याद है वो एशिया की सबसे बड़ी कॉपर माइंस है। कॉपर माइंस का मतलब वहां खुदाई कर करके क्या निकलने वाला है, वहां निकलने वाले हैं कॉपर्स। अब कॉपर कैसे निकलता है, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ टर्म्स आपको समझानी है, उस पर चर्चा करते हैं। तो बाई चांस यदि मान लीजिए हम और आप कहां चले गए, मलाजखंड चले गए, बालाघाट के पास कॉपर निकाल ले, हमने खुदाई की, हमने और आपने मिलकर। अब जब हमने खुदाई की तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गए थोड़े थोड़े, ऐसे समझ लो आप, अभी आपको शायद समझ में ना आए, ऐसे समझ लीजिए कि ढेर मिल गए, ढेर, मिट्टी पत्थर के ढेर मिले। क्या बोला मैंने, इस टाइप के मिट्टी और पत्थर के ढेर मिल गए। ठीक है, करेक्ट। तो ये जो मिट्टी और पत्थर के ढेर है जो कि हमें उस खुदाई से मिले हैं, उसमें हमें एक चीज क्लियर है। क्या है इसमें हमें क्लियर, ये जो मिट्टी या पत्थर के जो हमें ढेर मिले हैं, एक चीज उसमें क्लियर है कि सर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है सर कॉपर, वो कॉपर हमें निकालना है, ये क्लियर। दैट मीन्स उदाहरण के लिए जैसे कि ये एक पत्थर है, इसका मैंने क्या नाम रख दिया, ए। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए एक और पत्थर में, पत्थर नहीं बोल सकता मैं, पत्थर मिट्टी सारी चीजें मिक्स होती हैं। ठीक है, मतलब एक मैंने को क्या मिल गया, ढेला मिल गया, ढेला। ठीक है, इसका नाम दे दिया कि मैंने बी, ऐसे ही मैंने निकाल लिया, एक और निकाल लिया मैंने। इस तरीके से मैंने 4-5 पीसेस उठाए और अपने साथ लेकर आ गया। मैंने बोला कि इसके अंदर क्या है, कॉपर है। तो बच्चों जब भी कोई ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मेटल को निकाल सकते हो, उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोला मैंने, मिनरल्स। ठीक है, डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए, सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट दैट कंटेन मेटल्स आर नोन एज मिनरल्स। सिंपल है ना। जैसे मैं कॉपर निकालने के लिए मलाजखंड की उस माइंस में गया, मैंने खुदाई की और मुझे लगा कि यार इस पर्टिकुलर ढेर से मैं निकाल सकता हूं, मैंने उसको उठा लिया, इस पर्टिकुलर ढेर से निकालता हूं, उसको उठा लिया, और ऐसे करके मेरे पास कितने लोग आ गए या कितने ढेर आ गए, 3 आ गए। इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स, बिकॉज इसके अंदर से कॉपर निकाला जा सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर, हाँ या ना। लेकिन अब ध्यान सुनिएगा, मुझे बताओ क्या इस पूरे ढेर में हर जगह मिनरल होगा, हर जगह मिनरल का मतलब, सॉरी मिनरल तो ये पूरा कहलाएगा बेटा, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे ढेर में क्या सिर्फ कॉपर कॉपर होगा, नहीं होगा ना। हो सकता है सर इसमें थोड़ा कॉपर हो और थोड़ा इसमें सर गंदगी हो। गंदगी का मतलब जो हमारे काम की चीज नहीं है। हो सकता है सर इसमें थोड़ा कॉपर हो, बाकी सारी चीजें हमारे काम की नहीं है, वेस्ट है। हो सकता है सर थोड़ा कॉपर हो, बाकी सारी चीजें हमारे काम की नहीं है। करेक्ट। तो जो चीज हमारे काम की है वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जो चीज उसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। और हमारे इस चैप्टर में जब कोई चीज जो हमारे काम की नहीं होती, यानी कि मिनरल्स में से जब आप जो मिनरल्स होता है उसमें से जो मेटल होती है वो तो हमारे काम की है, पर जो गंदगी है जो काम की नहीं है उसे हम बोलते हैं गैंग या मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने नोटिस किया है, जब कभी हमारे पानी के अंदर आपने नोटिस किया होगा, पानी के अंदर कोई लोहे की चीज चली जाए, मान लीजिए आपका कोई सिक्का विक्का गिर गया, लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं और पानी के अंदर से घुमा देते हैं। नोटिस किया होगा आपने, गंगा वगैरह में देखा होगा आपने, गंगा की घाटों पर ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। तो लड़के बच्चे क्या करते हैं, वहां सिक्का निकालने के लिए मेटल को घुमाते हैं। अब आपकी चाहत क्या है कि आप मेटल निकालो, पर भाई साहब वहां मेटल के साथ साथ और भी लोहे के पार्टिकल्स निकल आते हैं जो हमारे काम की नहीं है। तो कुछ ऐसा ही यहां होता है। ऐसे समझ लो कि वो सिक्का हमारे लिए क्या है, मेटल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कॉपर की बात हो रही है, और जितनी चीजें वेस्ट हैं जो फालतू में हमारे चुंबक के साथ चिपक के आ रही हैं वो क्या है, हमारी गंदगी, यानी कि मैट्रिक्स या गैंग। क्लियर, बस इतनी सी बात मुझे बताने की बात। लेकिन एक चीज और मैं बताता हूं बच्चों, एक चीज आपको ना बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। कई बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती कि सर मिनरल्स क्या है और ओर्स क्या है। ये बहुत डिफरेंस, जो एक छोटा सा महीन सा डिफरेंस है और बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बोला कि हम लोग माइंस गए, कॉपर वाली, मलाजखंड वाली, और वहां हमने क्या की, खुदाई की, आपने और मैंने कहा ठीक है। जब हमने खुदाई की तो मुझे मिला एक
ढेर जिसमें से लगा मुझे कि यार मैं निकाल सकता हूं कॉपर, मैंने कहा ठीक है, तो ये क्या है, मिनरल नंबर ए, ठीक है, ये एन का मतलब मिनरल, ठीक है। फिर मैंने एक और ढेला उठाया, मुझे लगा इसमें से भी मिल सकता है, तो मैंने क्या बोल दिया, मिनरल नंबर बी, सब मिनरल। एक और उठाया, मिनरल नंबर सी, करेक्ट। ए बी सी तीनों क्या है, मिनरल्स है, यानी कि इसके अंदर से कॉपर निकलने वाला है, यानी कि ये तीनों ही लोग हमें क्या निकाल के देंगे बच्चा, ये तीनों ही लोग हमें कॉपर को निकाल के देने ही वाले हैं। दैट मीन्स दे ऑल आर मिनरल्स। लेकिन आप मुझे बताओ, आप हमेशा महंगा काम करना चाहते हो कि सस्ता? मतलब कोई काम आपको करने दिया जाए और मैं आपसे पूछूं कि इसमें मान लीजिए 1000 रुपए लग रहे हैं और वही काम कहीं दूसरी जगह से करवाने पर 100 रुपए लग रहे हैं, तो आप 1000 रुपए लगाओगे कि 100 रुपए? ऑब्वियस सी बात है 100 रुपए लगाओगे, क्योंकि एट द एंड हम सभी क्या चाहते हैं, पैसे को बचाना। इंडस्ट्री में भी यही होता है, इंडस्ट्री में भी यही होता है। देखो आप ये कॉपर जो मेटल निकालोगे बेटा, ये कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्री में यूज करना है ना, बर्तन बनाने हैं, तार बनाने हैं, बड़े बड़े काम करने इंडस्ट्री में यूज करना है। तो आप इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा खर्च करके ये काम करना चाहते हो कि कम ना? इसी वजह से ये जो मिनरल्स होती हैं ना, इनमें हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है बच्चों। ये चीज मैंने बता दिया कि जो ए वाला मिनरल था वो भी हमें कॉपर देगा, बी वाला ये भी, लेकिन मान लो इसको निकालने में, मतलब यहां से जब मैं कॉपर निकालता हूं इसमें मुझे कितने रुपए लग रहे हैं, 50 रुपए। इधर से मुझे इधर से कॉपर निकालने में लग रहे हैं 30 रुपए, और यहां से कॉपर निकालने में मुझे लग रहे हैं 20 रुपए। तो सबसे सस्ता कौन सा है, 20 रुपए वाला। तो यदि कोई ऐसा मिनरल है जिससे मुझे मेटल निकालने में इकोनॉमिकली फायदा है, यानी कि पैसा कम लग रहा है, तो इसी मिनरल का हम नाम दे देते हैं ओर। क्या नाम देते हैं बच्चों, ओर। अब आपका दिमाग ये जरूर कह सकता है कि सर आपको कैसे पता कि इसमें हमें ज्यादा मेहनत लगने वाली है, ज्यादा पैसा लगने वाला इससे। तो बच्चों ये चीज अभी आपको आगे की स्लाइड में पता चल जाएगी। एक्चुअल में होता यूं है बच्चों, ये जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स का मतलब वो ढेला, कोई भी मेटल या तो फ्री स्टेट में होती है या कंबाइंड। तो जब मेटल कंबाइंड स्टेट में होती है तो नॉर्मली मान लीजिए ये मेटल फॉर एग्जांपल कॉपर, ये किसके साथ कंबाइंड स्टेट में है, सल्फाइड के साथ। मान लीजिए कॉपर किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। मान लीजिए कॉपर किसके साथ है, कार्बोनेट के साथ। तो ये कॉपर किसी के साथ मिलकर बैठा है, ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर बैठा है, ये कॉपर सल्फाइड के साथ मिलकर बैठा है। तो अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये बाई चांस यदि मेरे को कॉपर का कार्बोनेट का ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें से मेटल निकालना सस्ता पड़ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, अब से मैं इस मिनरल नंबर सी को, यानी कि कॉपर के कार्बोनेट वाले मिनरल को बोल दूंगा ओर। समझे क्यों ओर बोला, क्योंकि सर आउट ऑफ दीज 3 मुझे सबसे सस्ता काम इससे कॉपर निकालने में पड़ रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मिनरल्स एंड ओर्स में। ये बात आप भी याद रखिएगा, थ्योरी भी देख लीजिए। मिनरल्स दैट अलाउ फॉर दी कमर्शियल, हम कमर्शियली मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस मेटल को यूज कर सकें, है ना। तो जब आप कमर्शियली उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हो मिनरल्स को, तो वही चीज क्या हो जाती है, ओर्स। कमर्शियल में आप क्या करते हो, बाय डिफॉल्ट हम क्या चाहते हैं कि पैसा कम से कम लगे। इन अदर वर्ड्स ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब एक चीज आप याद रखिएगा, जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, क्या वो सारे सबके सब मिनरल्स जितने भी होते हैं सारे ओर्स कहलाएंगे क्या? नहीं, उनमें से हो सकता है 1 या 2 और बन जाए, करेक्ट। लेकिन यदि मैं आपसे पूछता हूं जितने भी ओर्स होते हैं, ओर्स, क्या वो सारे के सारे मिनरल्स हैं? हाँ, यस बेटा याद रखिए, मैंने बताया था ना अभी, जैसे कॉपर वाला एग्जांपल, 3 मिनरल्स थे, उसमें से एक निकला क्या, ओर, यानी कि सारे के सारे मिनरल्स हमारे क्या ओर बने? नहीं, एक ही बना। लेकिन उल्टा मैं आपसे पूछूं भैया ये ओर है, तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, ये ओर पहले क्या होगा, मिनरल ही होगा। तो इसलिए जितने ओर्स होते हैं वो सारे मिनरल्स कहलाते हैं। ये आपको कभी ना कभी ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये चीज मैंने आपको बताया। चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करनी, आगे ये टेबल की बात करनी। अब अभी भी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया ना कि कहने को तो भैया हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स वाले ऑप्शंस हैं, पर हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, ओर्स का। और ओर का मतलब वो वाली मिनरल जिससे हमें पैसे के हिसाब से फायदा हो। तो बच्चों याद रखिएगा, ये टेबल मैंने जो आपके सामने रखी है ये कुछ ओर्स की टेबल है। ओर्स का मतलब
वो लोग जिनके थ्रू हम मेटल को बड़े आसानी से और सस्ते से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये लिस्ट है जिसमें एक बेटा ये चीज आपको याद रखनी है, ये इसलिए याद रखनी है क्योंकि यहां से आपके फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइट जो है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ये जो और होता है ये किसके लिए इस्तेमाल करते हो आप? आयरन को निकालने के लिए यूज करते हो, बाजू में लिखा भी। मैग्नेटाइट ये भी किसके लिए यूज करते हो आप? आयरन के लिए। बॉक्साइट एल्यूमिनियम के लिए। गैलेना पीबी यानी कि लेड के लिए। चाल्कोपाइराइट ये आप किसके लिए यूज कर रहे हो? कॉपर के लिए, करेक्ट। और लिखा हुआ है फेलराइट, ये किसके लिए यूज कर रहे हो आप? जिंक के लिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये आयरन निकाल रहा हूं लेकिन ये आयरन किसके साथ बैठा है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड स्टेट में। आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड स्टेट में, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड स्टेट में, लेड सल्फाइड के साथ या सल्फर के साथ कंबाइंड स्टेट में, कॉपर आयरन सल्फाइड ये तीनों आपस में कंबाइंड स्टेट में। अब आप लॉजिकली देखो, ये जो आपको पर्टिकुलर चाल्कोपाइराइट करके एग्जांपल दिख रहा है, ये वाला एग्जांपल, इसमें आपको कॉपर भी दिख रहा है और आयरन भी, फिर भी हम यहां किसको निकाल रहे हैं? कॉपर को। देखो आप ध्यान से, इसका इस्तेमाल हम कॉपर को निकालने के लिए कर रहे हैं, जबकि इसमें आयरन भी है, जबकि यहां से हम क्या निकाल रहे हैं? आयरन निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि मैं यहां से आयरन निकालूंगा तो मुझे महंगा पड़ जाएगा, यहां से कॉपर निकालना सस्ता है। बस इतना ही होता है जब भी आप क्या करते हो, मेटल्स को निकालने का काम करते हो ना प्रभु जी, तो ये बात बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि हम किस ओर का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सही, यदि आपने सही ओर नहीं पकड़ा, मार्केट में नहीं होता कि मार्केट में एक जब आपको कोई चीज लेनी है तो आपको एक शहर में अलग अलग जगहों पे वो आइटम मिल जाता है, लेकिन कहीं पैसा ज्यादा देना पड़ता है, कहीं पैसा कम। तो आप क्या चाहते हो? पैसा कम से कम देना पड़े किसी चीज के लिए, तो कुछ ऐसा ही सिस्टम यहाँ, ठीक है। चलिए और भी लिस्ट है, जैसे कि ये सारे जो आपको लिस्ट है बच्चा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ समय के लिए आपको रटना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये मजबूरी भी होती है क्योंकि हमें एकदम से चीजें याद नहीं होती, बट आप एक बार नाम लिख लीजिए। कैसे राइट, आप यहां टिन को निकालने वाले हो, करेक्ट। फिर सिनीबार, बेटा ये मरकरी का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है सिनीबार, है ना, मरकरी और सल्फाइड का कॉम्बिनेशन होता है ये। पिच ब्लेंड यूरेनियम के लिए हम यूज करते हैं। मेलाइट कॉपर के लिए यूज करते हो। अब देखिए कॉपर को हम यहां से भी निकाल सकते हैं। बॉर्नाइट अगेन आप कॉपर के लिए यूज करते हो, ठीक है। लेमोनाइट किसके लिए यूज कर रहे हो आप? आयरन के लिए। देखो आप ध्यान से, बट आयरन के लिए हम सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं? अभी हमने क्या बताया, मैग्नेटाइट वगैरह, हेमेटाइट वगैरह, उनको यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे हमें फाइनेंशियली ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये बेसिकली कुछ आपके सामने एग्जांपल हैं जिनको आपको देखना है और याद रखना है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। एक चीज नोट कीजिएगा, मैक्सिमम मेटल्स हमेशा ऑक्सीजन के साथ आपको मिलेंगी। मैक्सिमम मेटल्स आपको ऑक्सीजन के साथ मिलेंगी। क्यों मिलेंगी बच्चा? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो और ऑक्सीजन क्या करता है, बहुत जल्दी मेटल्स के साथ रिएक्ट भी करता है। याद है आपको हमारी क्लास पिछली वाली, एटम्स बोल रहा हूं, मेटल्स का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन को निकालना, और ऑक्सीजन का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन को ले लेना। इसी वजह से उन दोनों में बड़े आसानी से क्या हो जाता है? रिएक्शन हो जाता है। इसी वजह से मैक्सिमम मेटल्स कंबाइन होने के बाद ऑक्सीजन के साथ मिलने वाली होती। इसलिए जब आप यहां देख रहे हो ना, तो मैक्सिमम ओर्स ऑक्सीजन वाले आपको नजर आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन के ही ओर्स होते हैं, सल्फाइड वाले भी ओर होते हैं, ठीक है। ये देखिए आप कॉपर का सल्फाइड वाला ओर है, बेटा इनकी लिस्टिंग जो आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ये आपको याद रखना है। और आपको साथ में ये भी दिया गया है कि किस हम पर्टिकुलर ओर से कौन सी मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब फाइनली हम आने वाले हैं हमारे चैप्टर के अगले हिस्से में, मेटलर्जी यानी कि मेटल का एक्सट्रैक्शन। ये क्या है प्रभु जी? एक बात बताइए, जो भी मैंने अभी आपको चीजें बताई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हम चलो मलाजखंड चलने वाले हैं कॉपर को निकालने के लिए। आपने कहा ठीक है, मैं गया, आप गए, और हम दोनों उस कॉपर माइन में मजदूरों की तरह खुदाई करने लगे। आपने वो चीज निकाली, मान लीजिए आपने बोला कि मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, चलो बाई चांस मैंने बोला कि चलो ये है एक ढेर, ठीक है, इसको मान लीजिए कि हमने उस कॉपर माइन से खुदाई करके ये निकाला। अब इसमें क्या है सर? इसको आपने मिनरल्स बोल दिया। क्यों मिनरल्स बोल दिया? क्योंकि इसके अंदर सर कॉपर है। फिर आपने मुझे यह भी बताया कि यदि ये मिनरल मेरे लिए फायदे का सौदा है, यानी कि इससे मेरे को कम से कम, इसमें मुझे कम से कम पैसा लगाना पड़ेगा और मेरे को कॉपर मिल जाएगी, तो आपने इसी मिनरल को बोल दिया कि चलो ये हमारे लिए और कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो गंदगी है, इंप्योरिटीज, उसको तुमने क्या बोल दिया? गैंग या मैट्रिक्स। मैंने कहा सब ठीक है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सर एक बात बताओ, इसमें आपने बोला कॉपर है, लेकिन साथ में आप ये भी तो बोल रहे हो कि इसमें गंदगी है, मैट्रिक्स है, गैंग है।
हाँ है ना। और जनरली गैंग या जो आपका गंदगी होती है बच्चा, वो क्या होती है? सैंड पार्टिकल्स हो गए, डस्ट हो गई, मिट्टी हो गई, कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ये सब गंदगी होती है। तो क्या आप मेटल को जब गंदगी यानी कि गैंग से अलग करोगे तो यूं ही हो जाएगा या कुछ उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होगा? खुद सोच के देखो। किसी भी चीज को जब हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं बच्चों, और वो भी जो कि ऑलरेडी आपकी कंबाइंड स्टेट में है ना, जो मैं आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं वो क्या रख रहा हूं कि इसमें सर कॉपर था, एक मेटल है, लेकिन भाई साहब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि ये कॉपर अकेला नहीं बैठा अपनी गंदगी मैट्रिक्स गैंग के साथ गैंग बना के बैठा है, तो उसको अलग तो करना पड़ेगा। और वो जब हम उसको अलग करेंगे तब जाके कहीं हमें कौन सी मेटल मिलेगी? हमारी कॉपर शुद्ध यानी कि प्योर स्टेट में जाके मिल पाएगी। और इस पूरी प्रोसीजर को, मतलब मेटल को जमीन की धरती के अंदर से निकालना, जमीन की धरती बोल रहा हूं बेटा, जमीन से धरती से निकालना, धरती की गोद से निकालना, उसको साफ करना यानी कि गंदगी को हटाना, मेटल को हटाना, फिर मेटल को बढ़िया सब साफ करके फाइनली उसको इंडस्ट्री में यूज करने के लायक बनाना, इस पूरी प्रोसीजर को हम बोलते हैं मेटलर्जी, और इन सिंपल मेटल का एक्सट्रैक्शन। जो मैंने आपको बताया उसको थ्योरी में देख लीजिए। द मेथड ऑफ आइसोलेटिंग का मतलब उसको अलग कर देना। अ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हमें पैसे बचाने ना, इज नोन एज मेटल एक्सट्रैक्शन और मेटलर्जी। while some metals occur naturally in their pure form within the earth crust, others are found as compounds। ऑब्वियस सी बात है, सिल्वर गोल्ड ये लोग क्या करते हैं? बहुत ही फ्री स्टेट में यानी कि प्योर स्टेट। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि इतने प्योर नहीं होते कि आपने सीधा जमीन के अंदर से निकाला और मार्केट में निकाल के बेच दिया, इतना भी प्योर नहीं होते, थोड़ा बहुत काम उन पर भी करना होता है। लेकिन एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कंबाइंड स्टेट में होते हैं। उनको साफ करने के लिए, उनकी मेटल को उनकी मेटल को निकालने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सिल्वर गोल्ड इनको निकालने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में होते हैं और वो ज्यादा कैसे होते हैं? कंबाइंड स्टेट में होते हैं। बस इतना फर्क होता है। लेकिन मेटलर्जी यानी कि मेटल एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस सबके लिए काम करती है। मेटलर्जी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। बेटा, ये जो मेटलर्जी है ये अपने आप में साइंस की एक बहुत बड़ी ब्रांच होती है, जिसमें हम यही सब सीखते हैं कि कैसे मेटल को निकाला जाए। अच्छा, मेटल को निकालने की भी टेक्निक्स होती हैं, ऐसा नहीं कि सीधा गड्ढा मतलब कुछ भी करना शुरू कर दिया, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है ना। मेटल को निकालना है, फिर उसको साफ करना है, फिर उसको हमें क्या करना है, किस तरीके से प्योर स्टेट में लाना है, पूरे का पूरा एक प्रोसीजर होता है। और उस प्रोसीजर को हमें पढ़ने के लिए क्या करना है? मेटलर्जी की ब्रांच लेनी होती है। मेटलर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको आप बड़ी क्लासेस में या कॉलेज में वगैरह में पढ़ सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए हमें बड़ा ही छोटे लेवल पे चीजों को समझना है। ठीक है, चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भाई साहब, ये है आपकी एक पूरी की पूरी मेटलर्जी की प्रोसेस। डरना नहीं, ये सिर्फ एक ओवरव्यू का मतलब कि एक आप ऊपर से जान लो। अभी हमें एक एक स्टेप सीखना है, लेकिन अभी के लिए आप एक ओवरव्यू जान लो कि कैसे हम किसी मिनरल, और मिनरल में भी ओर की बात करते हैं ना। मिनरल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने उसमें से एक चीज निकाल ली कि भैया ये है ओर। उस ओर से हम फाइनली मेटल को निकालते कैसे हैं, उसका एक पूरा का पूरा स्टेप होता है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा स्टेप है, ये एक चीज पर डिपेंड करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। और वो स्टेप ये है कि यदि आपको हमारा चैप्टर अच्छे से पता है और आपने पढ़ा भी है, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सर वो जो रिएक्टिविटी सीरीज थी ना, आपने बताया था कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले आइटम या हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स हैं, आइटम बोल रहा हूं, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो क्या है? हाईली रिएक्टिव और कुछ मीडियमली रिएक्टिव। ठीक है, और हाइड्रोजन के जो नीचे वाले हैं जनरली वो होते हैं लेस रिएक्टिव। करेक्ट। अब यदि कोई ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब कतई एकदम ऐसा हो रखा है, बावला हो रखा है कि भाई मैं अकेले नहीं बैठूंगा, मैं तो किसी के साथ बैठूंगा, तो उसके लिए मेटल एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस अलग होती है, क्योंकि वो किसी के साथ दोस्ती बना के बैठा तो पहले दोस्ती तोड़ेंगे हम। कुछ मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जैसे कि सिल्वर गोल्ड, उनको वो किसी के साथ दोस्ती बना के तो बैठे नहीं है, तो उनको सेपरेट कर, उनका एक्सट्रैक्शन करने का जो प्रोसीजर होता है वो डिफरेंट होता है। ये जो आपके सामने अभी पीछे टेबल या एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, इसमें अलग अलग हिस्से इसी वजह से बने हैं क्योंकि यहां आप हाईली रिएक्टिविटी वाली मेटल्स को देखते हो किस तरीके से वो निकाली जाएंगी, फिर कुछ होती है मीडियम रिएक्टिविटी वाली और कुछ होती है बच्चों लो रिएक्टिविटी वाली। चलिए एक बार मैं आपको ये फ्लो चार्ट समझा देता हूं।
ओर, समझ गए हो आप? ओर का मतलब हजारों, या हजारों की बात नहीं, मान लीजिए 100 मिनरल्स थी, उसमें से मैंने एक काम की निकाल ली क्योंकि इसमें मुझे सबसे कम पैसा देना था, उसको मैंने बोल दिया ओर। अब जब आप ओर को यूज करोगे मेटल्स को निकालने के लिए, सबसे पहला प्रोसीजर होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या इसी को हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि आपको मैंने ओर पकड़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल ये है, अब इसमें से कॉपर अलग करना है और साथ में गंदगी अलग करना है, तो फिलहाल मेरा ध्यान है गंदगी को अलग करने में। तो आपने क्या किया, उस ओर में से गंदगी को अलग किया, सेपरेट किया, और उस प्रोसीजर में आप कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करते हो। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है कि आपने, कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब वहां ये है कि आपने उस ओर में गंदगी या उन चीजों को हटा दिया जो हमारे काम की नहीं है, सिर्फ किसको रहने दिया? मेटल को ही रहने दिया। इसका मतलब आपने किसको कंसंट्रेट किया, किस पर ध्यान देना शुरू किया? केवल मेटल पे, और अशुद्धियों को आपने हटाया। तो पहला स्टेप तो ये होता है, और ये सबके लिए होगा, करेक्ट, ये सबके लिए होगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम डिपेंड करते हैं कि हमारी मेटल हाईली रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है कि मीडियम रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल आपकी जो मेटल्स है वो हाई रिएक्टिव है, मान लीजिए हम किसी ऐसी मेटल पे काम कर रहे हैं जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, करेक्ट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब यह है कि आपको सिंपली उस मेटल को, या सिंपली उस मेटल को किस तरीके से, मतलब उसको गला देना है, फ्यूज कर देना है, मोल्ट कर देना है। हालांकि हम इसको पर्टिकुलरली सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि जब भी कोई हाईली रिएक्टिविटी मेटल होती है तो हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रॉपरली यूज करते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे करेंगे सीखोगे, बट इसमें जो वर्ड है ना इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। और किस स्टेट में करते हैं? मोल्टन। मोल्टन मतलब आपने क्या कर दिया? उसको गला दिया, समझ लो, ठीक है। वहीं जो हमारी मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स होती हैं या जो लो रिएक्टिविटी मेटल्स होती हैं, इनको निकालने का तरीका अलग होता है। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स होती हैं बच्चा, उनमें ध्यान रखिएगा, मेनली आपको दो ओर देखने को मिलेंगे। एक होता है कौन सा वाला ओर? कार्बोनेट वाला ओर, और एक होता है सल्फाइड वाला। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया सल्फाइड, ये हो गया कॉपर का कार्बोनेट। ये ओर से मान लीजिए, है ना, इसका मतलब मैं इससे भी क्या निकाल सकता हूं? कॉपर, और इससे भी क्या निकाल सकता हूं? कॉपर। तो ये कार्बोनेट का ओर हो गया और ये सल्फाइड का। तो जब हमारा ओर सल्फाइड का होगा तो हम एक प्रोसीजर करेंगे रोस्टिंग, और जब कॉपर कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट का हमारा ओर होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कैल्सिनेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जो आप आगे पढ़ोगे, बट फिर भी मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता देता हूं। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होने वाला है कि आप क्या करते हो, हालांकि आगे तो पढ़ना ही है। कैल्सिनेशन में आप क्या करते हो, जो भी ओर आपके सामने रखा गया है उसको हीट करते हैं, लेकिन कम ऑक्सीजन के साथ। मतलब आप उसमें ऑक्सीजन कम देते हो और उस कम ऑक्सीजन में जो भी काम करना है वो आप करते हो। किसमें? कैल्सिनेशन में। जबकि रोस्टिंग में क्या होता है, आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देकर चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हो, यानी कि वहां जब आप हीटिंग करेंगे ना, इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस इतना है कि कैल्सिनेशन प्रोसेस में, बच्चा याद रखिएगा, मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, कैल्सिनेशन प्रोसेस, रोस्टिंग प्रोसेस आगे आपको सेपरेटली मिलने वाली है। कैल्सिनेशन में क्या करते हो, आप ऑक्सीजन को कम यूज करते हो, ना के बराबर। रोस्टिंग में आप ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा यूज करते हो, है ना, हीटिंग के लिए। किसके लिए? हीटिंग पर्पस से। यानी कि मुझे यदि कार्बोनेट ओर को हीट करना है तो मैंने कैल्सिनेशन यूज किया, कम लूंगा क्या? ऑक्सीजन। यदि मुझे सल्फाइड ओर को यूज करना है तो मैंने रोस्टिंग की, इसका मतलब मैं वहां हीट करूंगा इस ओर को, लेकिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी बहुत ज्यादा। ये बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो अब आप चाहे इसका इस्तेमाल करें चाहे इसका इस्तेमाल करें, एट द एंड आपको क्या मिल जाएगा? मेटल का ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि सर कहीं ना कहीं इसमें भी ऑक्सीजन है, और इसमें देखो, इसमें तो ऑक्सीजन पहले से है और इसमें हमें ज्यादा ऑक्सीजन देनी है, तो मेटल फट से किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा? मेटल का ऑक्साइड। और उस मेटल के ऑक्साइड को हम क्या करेंगे फिर? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब याद है केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात की थी। यदि हम किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन को निकाल लेते तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और यदि हमारे पास कोई मेटल का ऑक्साइड है तो हमें तो मेटल चाहिए था, ऑक्साइड थोड़ी चाहिए था। तो आप क्या करते हो? मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को अलग करोगे, ऑक्सीजन को हटाओगे, और जब ऑक्सीजन को हटाओगे तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? रिडक्शन। और फाइनली हमें हमारी मेटल मिल जाएगी। लेकिन अभी भी ये प्योर नहीं होती, उसको हमें क्या करना होता है? प्योरिफिकेशन करना होता है, उसको फाइन करना होता है, रिफाइन। जैसे आपके घर में तेल आता है ना, रिफाइंड ऑयल, ऐसे ही मेटल को भी क्या करना होता है? रिफाइंड करना होता है, जैसे हम प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल बोल देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसके लिए? मीडियम रिएक्टिविटी। अच्छा, जो लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स, इनका बढ़िया है,
ये किस ओर में मिलेंगी आपको जनरली? सल्फाइड ओर में, मतलब कि इनमें आपको केवल सल्फाइड वाला ही ओर देखने को मिलेगा। अब यदि सल्फाइड है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। लो कर दी रोस्टिंग। रोस्टिंग करने के बाद यहां क्या मिला था? ऑक्साइड। तो सर यहां भी हमें क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड। उसमें से हम मेटल को अलग कर लेंगे जैसे यहां कर रहे हो, और फिर फाइनली उसको मेटल को रिफाइन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी प्योर मेटल। तो ये पूरा जो 3 स्टेप प्रोसीजर जो आपके सामने दिया गया है अलग अलग सिचुएशन में, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस आने वाली पोर्शन में। ठीक है, ये तो सिर्फ आपके सामने मैंने ओवरव्यू रखा था कि भैया मेटल को एक्सट्रैक्ट यानी कि मेटलर्जी का सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? उस फ्लो चार्ट में सबसे पहले आपको कहां जाना है? ध्यान से सुनना, ये फ्लो चार्ट में लिखा नहीं था पर यहां आपके स्लाइड में है। क्यों है मैं बताता हूं। ऊपर हेडिंग क्या है? स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि अब आपको ये पूरा फ्लो चार्ट पढ़ना है कि कैसे हमारी कोई भी मेटल ओर से लेकर फाइनल लास्ट स्टेज तक, यानी कि ओर से लेकर फाइनल प्योर स्टेट तक कैसे निकल के आती है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप्स होता है, पहला जो स्टेप होता है बच्चा होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। और याद रखिएगा ये सारे, चाहे आपकी मेटल हाई रिएक्टिव हो, चाहे आपकी मेटल लो रिएक्टिव हो, चाहे आपकी मीडियम रिएक्टिव हो, किसी भी टाइप की मेटल हो, सबके लिए ये वाला स्टेप कॉमन होता है। ठीक है, ये वाला स्टेप कॉमन होता है। और ये स्टेप कहां आता है यहां भी जान लो। ओर को जब आप कंसंट्रेशन ऑफ ओर तक लेके जाओगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए आपको कोई ओर मिल गया, फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला कि भैया तुम्हारे पास है आयरन का ओर Fe2O3, ठीक है, हेमेटाइट मान लीजिए। अब मैंने क्या किया, ये ओर है, यानी कि यहां से मैं क्या निकालने वाला हूं? आयरन। तो अब क्या करूंगा मैं, जब कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बारी आएगी तो इसका मतलब क्या है सर आप क्या करोगे? गंदगी को दूर करोगे, गंदगी को दूर करेंगे, करेक्ट। लेकिन बेटा यहां से यहां तक आने में गंदगी को दूर करने से पहले हमें एक और काम करना होता है, और वो काम होता है ग्राइंडिंग या क्रशिंग ऑफ ओर। ग्राइंडिंग या क्रशिंग, जो आपको वहां करने मिल जाए। क्रशिंग मतलब आपको अपने ओर को थोड़ा सा चूरा बना देना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बस इतनी सी बात, क्लियर? इतनी सी बात है। और ये चीज सबके लिए होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ओर ये वाली प्रोसीजर करने के बाद हम अलग अलग देखेंगे ना कि हाई रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है, मीडियम, लेकिन इसके बीच में ये वाली प्रोसीजर तो सबके लिए कॉमन है, तो इसलिए मैंने वहां ऊपर मेंशन नहीं कर रखा था, इधर हमने सेपरेटली बता दिया। तो आपने क्या करना है, सिंपली देखो, फर्स्ट मान लीजिए आपके पास कोई ओर आया, अपन ने खुदाई की, ओर आ गया, तो अब उस ओर को हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये क्रशर है, बड़े बड़े, ये जो पुराने साइंटिस्ट आपको दिख रहा है ना, ये इन्होंने ये अपने आप में क्रशर है, जिसमें क्या करते थे हम, मान लीजिए आपने क्या ले लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई और ले लिया है ना, जो मैंने आपके सामने भी एग्जाम्पल रखा था। तो यदि हमें इसको आगे प्योर करना है, यानी कि इसमें से गंदगी वंदगी हटानी है, तो पहला काम पता है क्या होता है, इसको भैया पीसो, इसको बारीक करो, ठीक है। अब क्रशिंग का मतलब आपने क्या किया सर, सिंपली ये है, मान लीजिए मेरा क्या Fe2O3, अच्छा ऐसे नहीं लिखता हूं मैं, लिखता हूं कोई और नाम लिख देता हूं, ठीक है। बाई चांस आपने यहां कोई और डाल दिया, ठीक है, ये और आपने इस तरीके से ये बना दिया, ये मान लीजिए क्या है, एक और है। तो अब आप क्या करने वाले हो, ये आपका क्या है, क्रशर है, मान लीजिए क्रशर, आपने इसको दबाया, क्रश किया, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। दूसरा, आप हो सकता हो इस टाइप से चक्की वक्की जैसा आपका सिस्टम हो, चक्कियों में नहीं होता, ये आपने क्या किया, और डाल दिया बीच में। अरे मेरा डायग्राम, बेटा डायग्राम जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि मेरा डायग्राम जो है 1 नंबर बनता है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा ना, क्या है मेरा डायग्राम बनाने का सिस्टम है ना भैया, थोड़ा सा अलग है। चलो आप समझ गए, वो गेहूं की चक्की नहीं होती, वो गेहूं की चक्की जो मम्मी लोग घुमाती थी पुराने जमाने में, कुछ वैसा ही है। मैंने डाल दिया क्या, कोई और डाल दिया बीच में, तो क्या हो जाएगा, वो क्रश हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, कुछ और नहीं करना है आपको। ये वाला प्रोसीजर मैंने बस इतना बताया है कि भैया आपके पास यदि और पहुंच जाए, कहीं से कोई खुदाई करके लाके आपको दे दे कि प्रभु जी ये और है, इसमें से हमें मेटल निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करवाना है, उसको बारीक चूरा पीस देना है, जिसको हम बोलेंगे ग्राइंडिंग या क्रशिंग ऑफ ओर। वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। पुराने जमाने में, यानी कि जब हमारी अर्ली स्टेज ऑफ साइंस थी, तो वहां इस तरीके के क्रशर यूज किए जाते थे, दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है भी नहीं, बस मैं आपको बता रहा था कि ये काम करना है और इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अब आना है मेनली किस चीज में भैया, हमें आना है कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट या बेनिफिकेशन या ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। ये सारे नाम एक ही हैं, लेकिन सबका एक ही मतलब है, गंदगी को अलग कर दो,
गंदगी को, हमारे ओर में जो गंदगी मिली थी उसको सेपरेट कर दो, ताकि हमारी मेटल थोड़ी सी ज़्यादा प्योर हो सके, थोड़ी सी अच्छी हो सके, कंसंट्रेट हो सके, बस इतना सा काम है। लेकिन उस गंदगी को हटाने का जो सिस्टम है भैया, वो इतना आसान नहीं है। जब भी आप गंदगी को हटाना चाहते हो, ओर में से गंदगी को हटाना चाहते हो, तो आपके पास ये 4 स्टेप मिलने वाले, 4 स्टेप नहीं बोलूंगा, ये 4 तरीके हैं। करेक्ट। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि आपके पास, आप मार्केट गए या कहीं भी गए, बारिश का मौसम था, आप जूते वूते आपके भिड़ गए, अब आपके जूतों में गंदगी लग गई, क्या करते हो? जूते यदि मान लीजिए आपके किसके हैं, चमड़े के हैं, तो क्या आप पानी से धोना पसंद करोगे? नहीं, आपके जूते खराब हो जाएंगे। तो फिर क्या करोगे? मिट्टी को सूखने दो, झड़ा लोगे, ठीक है, या नॉर्मल सूखे कपड़े से पोंछ लिया। वही आपके कपड़े बोल रहा हूं, जूते किसके होते भैया? रबड़ के, तो शायद आप धो लेते। वहीं आपके जूते यदि बाई चांस किसके होते? कपड़े के होते, तो बढ़िया आप तो साबुन वाबुन लगा के धो लेते, एकदम चकाचक कर लेते। तो ये जो तुमने अपने जूते से मिट्टी निकालने का सिस्टम डेवलप किया, ये किस बात पर डिपेंड किया है? इस बात पर डिपेंड किया है ना कि आपका जूता किस मटेरियल का बना है। समझ पा रहे हो? ऐसे ही जब हम भी अपने मेटल को गंदगी से अलग करते हैं, यानी कि अपने ओर को एनरिच करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, यानी कि ये जो प्रोसीजर है इसको निपटाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, तो जब गंदगी को अलग करना है ना भैया, तो इस बात पे डिपेंड करेगी हमारी प्रोसीजर, इन 4 में से हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है या कौन सी प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि भैया गंदगी है किस टाइप की। जिस टाइप की गंदगी होगी, जिस टाइप का आपका मटेरियल होगा, जिस टाइप की आपकी मेटल होगी, इस हिसाब से हम अपनी प्रोसेस यूज करेंगे। करेक्ट। मैं तो बस आपको यह बताना चाहता हूं कि एनरिचमेंट या ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है? गंदगी को हटा देना, सिंपल, यानी कि गैंग या मैट्रिक्स को सेपरेट कर देना। और इसके लिए हमारे पास कितनी प्रोसेस है, प्रोसेस बोल रहा हूं बेटा, कितने तरीके हैं? 4 तरीके से आप ये काम कर सकते हो। थ्योरी पढ़ लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स रिफर्स टू द मेथड यूज्ड टू सेपरेट गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर। मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स आर, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात लिखिए कि अलग अलग कर दो गंदगी को, मेटल्स को। लेकिन कितने तरीके हमारे पास ये करने के? 4। फर्स्ट होता है बच्चा हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या है चलिए समझते। फर्स्ट है आपके पास हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग देखो नाम से समझ में आ रहा है, पानी से धो दो, सिंपल। हाइड्रोलिक मतलब पानी, वॉशिंग मतलब धो दो। आप भी ये काम कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या है, ये क्या हुआ है? बच्चों जो लिखा है वही है, ध्यान से सुनो क्या लिखा है। हाइड्रोलिक वॉशिंग देखो क्या होता है, मैं आपको ना एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूं। वही बात है, डायग्राम, मेरा डायग्राम भगवान का पूरा। देखो क्या होता है, इस टाइप की एक सिस्टम होता है, फनल होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का सिस्टम होता है। इसमें लगे होते हैं वेफल्स। वेफल्स मतलब प्लेट समझ लो आप, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा जगह बनाते हैं। अरे यार इसमें रबड़ तो है नहीं गुरु, कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई समस्या नहीं, दिक्कत की कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ना, यहां से मैंने क्या किया, यहां मैंने डाल दी अपनी ग्राइंडिंग वाली ओर, मतलब जो मैंने अभी ग्राइंड किया, पीसा था ना वो बारीक चूरा, वो और मैंने यहां डाल दिया ग्राइंड करने के बाद, ठीक है, मैंने डाल दिया। और यहां से मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया, यहां से मैंने प्रोवाइड कर दिया भैया पानी, वाटर, धो दिया, है ना। H2O लिख देता हूं, अच्छा H2O नहीं लिखता हूं, अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां पर ने क्या डाला, यहां आपने दे दिया वाटर, मैंने कहा ठीक है डाल देते। अब ये और जो है बारीक है, चूरा है पाउडर फॉर्म में, और यहां से पानी, तो ये लोग क्या करेंगे, मिक्स करते हुए आएंगे, है ना। इस मिक्सिंग को मैं यहां दिखा देता हूं कि चलो यार मिक्स करते हुए ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कौन सा कलर था, ग्रीन ना, पानी भी दिखा देते हैं। चलो ये पानी इस तरीके से मिक्स करते हुए आ रहा है, ठीक है, मिक्स करते हुए आ रहा है, और येलो कलर भी। अब बच्चों होता क्या है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। जब भी आप पानी में कागज डालते हो, क्या वो डूबता है? नहीं, क्योंकि वो हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, हल्का है समझ लो आपकी आम भाषा में। वहीं यदि आप लोहे को डालते हो तो पानी में डूब जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी अलग है, वो भारी है, करेक्ट। कुछ यही सिचुएशन यहां होती है। जब आप किसी और को पीसने के बाद, ग्राइंड करने के बाद पानी से धुलते हो, तो बच्चों क्या होता है, जो चीज हल्की है, इंप्योरिटी जनरली हल्की होती है, जो गैंग है यानी कि जो आपका इंप्योरिटीज वाला हिस्सा है वो हल्का होने की वजह से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और जो मेटल्स होती हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा डेंस, थोड़ी सी भारी होने की वजह से सेपरेट हो जाती है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी कार को या कपड़ों को, मिट्टी लगे हुए कपड़ों को, कार को धो, गाड़ी को धो, तो गाड़ी थोड़ी भागेगी, मिट्टी भागेगी ना, क्योंकि मिट्टी को
भगाना आसान था, और जबकि गाड़ी तो इतनी हैवी थी। सेम यहां होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो आपका मैट्रिक्स या गैंग वाला हिस्सा है, बेटा मैट्रिक्स या गैंग एक ही वर्ड है, ये सेपरेट हो जाएगा, और जो आपकी मेटल है वो आप क्या कर लेते हो, मेटल को या मेटेलिक ओर को क्या कर लेते हो, अलग कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो। मुद्दा ये नहीं है कि ये पूरा सिस्टम क्या है, वो तो हमें समझ में आ रहा है कि सर आपने क्या किया, पानी से समझ लो धो दिया, पर वो हो क्यों रहा है, ये हो इस वजह से सकता है क्योंकि दो अलग अलग चीजें जिनकी डेंसिटी अलग अलग हो, है ना। जैसे कि आप क्या करते हो, कागज को डाल देते हो, है ना, बाई चांस आपने क्या किया, बर्फ को डाल दिया पानी के ऊपर, वो सिर्फ तैरती है, होता है ना ऐसा। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चा जो पानी से सेपरेट रहती है, उनकी डेंसिटी अलग होती है, पानी के ऊपर बनी रहती। तो ऐसे ही ये जो ओर है, इसमें जो इंप्योरिटीज थी यानी कि गैंग, यदि हमारी इंप्योरिटीज इतनी हल्की है कि वो पानी में नहीं रह पाएगी, पानी से सेपरेट हो जाएगी, ऊपर ऊपर बनी रहेगी, तो उस जगह पे हम ये पर्टिकुलर मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब थ्योरी भी देख लीजिए। दिस टेक्निक रिलायज ऑन द डिफरेंस इन दी स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो मैंने आपको वर्ड बोला ना डेंसिटी हल्का हल्का, उसके लिए उन्होंने साफ साफ लिख दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब कौन सी चीज हल्की और कौन सी चीज भारी, इस पर डिपेंड करने वाला है कि हम वहां हाइड्रोलिक वॉशिंग को इस्तेमाल करने वाले हैं या नहीं। अब सोच के देखो, यदि मान लीजिए आपने पत्थर है और एक तरफ मेटल है, क्या इसको धोने का मतलब है? नहीं ना, ये दोनों ही नीचे जाके बैठ जाएंगे। पानी से किसी को धुलना, पानी से पत्थर को मेटल को अलग नहीं कर पाओगे, दोनों ही भारी है। तो सिंपल सा सिस्टम क्या है, सिंपल सा सिस्टम ये है कि यदि कोई चीज ऐसी है जो हल्की, जिसको हम पानी से अलग कर सके, सेपरेट कर सके, तो वहां ये मेथड यूज हो जाती है। बिटवीन ओर एंड गैंग पार्टिकल, सिंस गैंग पार्टिकल्स आर लाइटर देन दी ओर पार्टिकल, जो मैं आपको बता रहा था, ओर वाले जो पार्टिकल है, मेटेलिक पार्टिकल, वो थोड़े से भारी होते हैं, और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो हल्के होते हैं, तो वो सेपरेट हो जाते हैं पानी में आने पर। पानी में तैरते, पानी में आप जाओ, है ना, हम तो डूब जाएंगे, भारी हो रखे हैं, है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं। पर भाई मान लीजिए आपने कोई हल्की सी चीज डाली तो पानी में ऊपर ऊपर रहती है, तो सेपरेट हो गया ना कहीं। यही सिस्टम होता है यहाँ। The process involve mixing the ore with water or washing it with a stream of running water, जो कि मैंने आपको समझाया। The lighter gang particles are carried away, leaving behind the heavier ore particle. This method is commonly used for concentrating oxide ores. Mainly बेटा किसके लिए यूज करते हैं हम? ऑक्साइड के लिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेमेटाइट वगैरह है, Fe2O3 वगैरह है, बॉक्साइट वगैरह है, इसमें ये कौन सा ओर है? ऑक्साइड वाला ओर है, यानी कि आयरन किसके साथ मिला बैठा है? ऑक्सीजन के साथ। तो अब इसमें क्या करते हो, आयरन हैवी है, वो तो बैठ जाएगा, है ना, और जो ऑक्सीजन है वो हल्का होने की वजह से पानी के साथ निकल जाएगा। क्लियर? बस इतनी सी मेथड है जो आपको पकड़ के चलनी है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकंड होती है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अच्छा, पहले तो उस वर्ड पे ध्यान दो। फ्रॉथ का मतलब पता है, समझते हो क्या होता है? झाग। साबुन वगैरह से जब आप नहाते हो, शैम्पू वगैरह करते हो, झाग बनता है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रॉथ। ठीक है, फ्रॉथ, फ्रोथ जो आप बोलना चाहें, फ्लोटेशन प्रोसेस। ये पर्टिकुलर प्रोसेस मेनली आपको मिलेगी जब भी आपका ओर सल्फाइड वाला है। देखो सबके साथ एस बैठा हुआ है, सल्फर 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 सल्फाइड। जब भी आप किसी ऐसे ओर को यूज करते हो जिसमें सल्फाइड होता है, वहां आप फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस यूज करते हो। और इस प्रोसेस में क्या होता है, सिंपल सी चीज है, देखो यहां ध्यान से। इसमें आपको क्या करना है, एक चैम्बर है, समझ लीजिए। इस चैम्बर में आपने क्या किया, इस चैम्बर में आपने डाला ऑयल और वाटर का मिक्सचर। ऑयल और वाटर का मिक्सचर आपने डाल दिया, मैंने कहा ठीक है डाल दो। अब हुआ यूं, इस ऑयल और वाटर के मिक्सचर में आपने क्या किया, ये क्या है हमारे पास, ऑयल और वाटर का मिक्सचर। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऑयल और वाटर मिक्स होगा? नहीं सर, उनकी लेयर तो अलग अलग रहती है। करेक्ट, सही बोल रहे हो आप, यानी कि ऑयल अलग होगा सर, और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि वाटर अलग होगा। हाँ या ना? समझ लीजिए ये आपका वाटर है और ऊपर वाला हिस्सा समझ लीजिए क्या है, आपका ऑयल है। इतना तो जानते होगे ना बच्चों आप लोग? करेक्ट, ठीक। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पड़ा हुआ है हमारा क्या, इसके अंदर पड़ा हुआ था बच्चा, कौन सा कलर लेने अपन, चलिए ये ले लेते हैं। इसके अंदर पड़ा हुआ है हमारा क्या, ओर। करेक्ट, मान लीजिए कोई भी सल्फाइड का ओर पड़ा हुआ है, आपने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और वाटर डाल दिया। अब क्योंकि जो ओर है वो कौन सा वाला है, एस, यानी कि सल्फाइड वाला। तो जो सल्फाइड होता है वो क्या करता है, वो ऑयल के साथ बड़े अच्छे से रिएक्ट करता है। जो सल्फाइड होता है बच्चों, ये ऑयल के साथ बड़े अच्छे से कंबाइन होता है, बैठ जाता है, सेट हो जाता है, उसके साथ अच्छे से रिएक्ट करता है। यानी कि मेटल और जो सल्फाइड वाला उसका सिस्टम, मतलब ऐसे समझ लो कि मेटल और सल्फाइड, एक और जो आपने उठाया है उसमें मेटल और उसका सल्फाइड है। तो क्योंकि जो सल्फाइड है वो तेल के साथ अच्छे से रिएक्ट करता है, अच्छे से उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है,
तो सल्फाइड और ये तेल आपस में दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन सल्फाइड अकेला नहीं था, साथ में क्या था, मेटल था। यानी कि ये जो तेल है ना, ये मेटल और सल्फाइड दोनों के साथ अच्छे से दोस्ती करके बैठ जाता है। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जो गंदगी है वो भाई साहब किसके साथ दोस्ती कर लेती है? गंदगी बच्चा, यानी कि जो आपका गैंग है या जो मैट्रिक्स है बच्चा, वो किसके साथ दोस्ती कर लेता है? वो कर लेता है पानी के साथ दोस्ती। सेपरेट पानी के साथ दोस्ती कर लिया। अब हम क्या करते हैं, फाइनली हमें क्या करना है, देखो फाइनली क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं हम एक ब्लोअर। ब्लोअर का मतलब यहां से तुमने क्या कर देना है, हवा डाल लेनी है। अब जैसे मैं यहां से ब्लोअर यानी कि हवा फेंकूंगा, ब्लो का मतलब आप हवा फेंकते हो, तो बेटा यहां बुलबुले जनरेट होना शुरू कर देते हैं, बुलबुले, है ना, बबलिंग होना शुरू होगी। अब जब बबलिंग होगी तो वहां बनेगा झाग, फ्रॉथ। बबलिंग की वजह से आपने कोका कोला वगैरह या कोई भी आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी होगी, तो हम बबलिंग करते हैं तो झाग जैसे बबलिंग करके ऊपर नहीं उठते, सेम यहां होगा। तो जैसे आप बबलिंग करोगे तो झाग बनेगा, झाग बनेगा तो उसमें बेटा क्या होता है, ये जो मेटल वाला हिस्सा है, सल्फाइड वाला हिस्सा है, ये अलग हो जाएगा, तेल के साथ ये अलग हो जाता है, और पानी वाला हिस्सा अलग हो जाता है। यानी कि लॉजिकली सल्फाइड, तेल और मेटल ये अलग हो जाते हैं और गंदगी पानी के साथ सेपरेट हो जाती है, झाग के फॉर्म में चीजें अलग आ जाती हैं, झाग बन जाता है, फ्रॉथ बन जाता है। ठीक है, एक अलग और एक अलग। और यही तो हमारा टास्क था, गंदगी को मिटाना। अब ये मत सोचिए कि सर हमने मेटल तो निकाल ही नहीं, मेटल ही निकालना था। अभी हमारा काम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कि सिर्फ गंदगी हटाओ, हमने हटा दी। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, चलो मेनली हम कहां यूज करते हैं इसको, सल्फाइड। थर्ड हमारी है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, बड़ा सिंपल है यार। आप मुझे एक बात बताओ, यदि कोई मेटल या कोई भी ऐसी चीज जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसके पास तुम चुंबक लेके आओगे तो वो क्या खिंची नहीं चली आएगी? किसी भी मेटल या किसी भी ओर के पास, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। अच्छा पहले आप वर्बली सुन लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई ओर है और उस ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ध्यान सुनना जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि ये दो जगह इस्तेमाल कर सकते हो। बाई चांस मैंने आपको क्या दिया, ओर। अब ओर का मतलब सर इसमें दो चीजें हैं, एक तो सर इसमें मेटल है और एक सर इसमें क्या है, गैंग है या मैट्रिक्स है, करेक्ट, गंदगी। अब ये जरूरी नहीं है कि मेटल के पास मेटल चुंबकीय प्रवृत्ति हो। ध्यान सुनना, ये जरूरी नहीं है कि मेटल, कोई भी मेटल, आप कुछ भी मेटल ले लो, हो सकता है उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो या ना हो सकता है मैट्रिक्स के पास यानी कि गंदगी के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो या ना हो। तो यदि हमें ये मेथड यूज करनी है तो हमारी कंडीशन ये है कि किसी एक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यदि इसके पास है तब भी हम अलग कर सकते हैं, है ना, इसको चिपका लेंगे चुंबक के साथ, इसको हटा देंगे। अच्छा यदि मान लीजिए मैट्रिक्स के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इसको चिपका लेंगे, इसको अलग कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हम उस चुंबक या मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू दोनों को अलग तो कर ही सकते हैं ना। और यही काम हमें करना होता है इस पर्टिकुलर मेथड में, जिसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। एट द एंड हमारा टास्क तो गंदगी को हटाना है ना। वो काम कैसे होगा, किसी भी तरीके से दोनों को अलग कर लो, या तो ये चुंबक से चिपका लो ये वाला हिस्सा, या भैया ये वाला हिस्सा चुंबक से चिपका लो। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। इसमें ना एक मैग्नेटिक बेल्ट का यूज करते हो, बताता हूं कैसे। इसमें एक मैग्नेटिक बेल्ट का यूज किया जाए। अरे यार ये कलर गलत आ गया, रुक जाइए बच्चों, कलर चेंज कर लेते अपन। इस मेथड में क्या होता है बच्चों, एक ना बेल्ट होता है और इस बेल्ट में यहां लगा होता है एक, समझ लो मैग्नेट बार, मैग्नेट बार नहीं बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा मैग्नेट का डिस्क ले लेते हैं ना, मैग्नेटिक डिस्क है ये, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेट का डिस्क है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहां क्या डाली, ओर डाल दिया। ओर का मतलब सर इसमें मेटल भी है और सर इसमें गंदगी भी है। ध्यान रखना ये मेटल है समझ लो और ये गंदगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मैंने इसके ऊपर ओर डाला तो ऐसे समझ लो कि ये जो पीला पीला है ये है बच्चा क्या, मेटल का हिस्सा, और इसी के बीच में कौन सा हिस्सा है, इसी के बीच में है आपका गंदगी, ये गंदगी, ठीक है। अब जब ये मेटल और गंदगी नीचे आ रहे होंगे तो बाई चांस यदि मैं आपसे बोलूं कि ये जो गंदगी है इसके पास कौन सा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी कि ये चुंबक से चिपकेगा, करेक्ट। और जो हमारी मेटल है ये चुंबक से नहीं चिपकेगी, उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन ये हो जाएगी सर थोड़ी देर में, सिचुएशन ये हो जाएगी, ये हमारी क्या
पीला कलर मतलब कि मेटल। अब सिचुएशन ये हो जाएगी थोड़ी देर में कि जब ये डिस्क घूमेगी, चुंबक वाली डिस्क घूमेगी, तो जो मेटेलिक वाली चीजें हैं वो तो इसके साथ चिपक के अलग रहेंगी, पर जो नॉन मेटेलिक चीजें जो चुंबक से नहीं चिपक रही वो सेपरेट हो जाएंगी। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं ना, एक बीच में पार्टीशन कर लेते हैं। बीच में पार्टीशन किया। अब बीच में हमने पार्टीशन किया तो प्रभु जी हुआ कुछ यूं, कौन सा कलर है हमारी मेटल का? पीला कलर ना। हुआ कुछ यूं कि ये जो मेटल है ना, क्योंकि ये चुंबक से नहीं चिपक पा रही थी, तो ये भाई साहब सीधे टपक गई, यहां हमने उसको इकट्ठा कर लिया। ये सीधे टपक गई, हमने उसको यहां इकट्ठा कर लिया। करेक्ट। और जो गंदगी थी, जो मैट्रिक्स था, जो गैंग था, क्योंकि वो चुंबक से चिपक रहा था, तो ये चिपकते चिपकते थोड़ा आगे आ गया, है ना। ये चिपकते चिपकते थोड़ा सा आगे आ गया, और जैसे ही आगे आया तो हमने इसको सेपरेटली यहां स्टोर कर लिया। करेक्ट। तो क्या हमने दोनों को अलग अलग किया? यस। और दिस इज अवर टास्क। इसे हम बोलते हैं क्या? कौन सी सेपरेशन मेथड है ये? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। हो गया ना काम? करेक्ट। लेकिन आप खुद सोच के देखो, ये कहां लगेगा? ये मेनली बच्चा तभी लगेगा ना जब जिसके पास मतलब किसी एक के पास क्या होनी चाहिए? मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। करेक्ट। तो इसलिए हम जनरली इसको कहां यूज करने वाले होते हैं? आयरन के ओर के लिए। देखो आप, क्योंकि आयरन ही हमारा एक ऐसा आइटम है जो हमें कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है? जनरली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। क्लियर? ठीक है, एक बार थ्योरी पढ़ लो। दिस मेथड इज यूज्ड टू कंसंट्रेट ओर्स और गैंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, मैग्नेटिक आयरन ओर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज। उल्टा भी कर सकते हो, व्हाइल अ नॉन मैग्नेटिक टिन ओर कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ मैग्नेटिक इंप्योरिटीज। ये भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि आपको किसका ओर दिख रहा है? टिन का, है ना। ये दिख रहा है आपको टिन का ओर। अब ये जो है वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, लेकिन जब ये किसी के साथ, मान लीजिए ये किसी मेटेलिक गंदगी के साथ बैठ जाए, तब भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं ना, कि गंदगी जो है वो चुंबक के साथ चिपका दो और टिन वाले ओर को अलग कर लो। ये भी कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक, समझे? करेक्ट। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। एंड लास्ट में आती है बच्चों केमिकल सेपरेशन मेथड, जिसको हम लीचिंग भी बोलते हैं। ये क्या होती है? ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि हमें भगवान ने क्या दे रखा था? ओर। अब ओर में दो चीजें थी। सर मेटल वाला हिस्सा भी था। बेटा ये प्योर मेटल नहीं लिखा, मैंने आपको बताया मेटल का हिस्सा है ना, लेकिन अंतर बताने के लिए एक तरफ मैं मेटल लिख रहा हूं और एक तरफ क्या लिख रहा हूं? गंदगी। गंदगी का मतलब मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे और ऐसे होते हैं जिसमें मेटल और जो मैट्रिक्स होते हैं ना आप उनको धो पा रहे हो, ना आपने उनको मैग्नेट या चुंबक से सेपरेट किया, ठीक है, ना आपने वो तेल पानी फ्रॉथ वाली मेथड इस्तेमाल की, वो भी ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम कुछ केमिकल लेते हैं। क्या बोला मैंने? केमिकल्स, जैसे कि एसिड बेस वगैरह, उन केमिकल को डाल देते हैं इस ओर में। जैसे ही मैंने इस केमिकल में, केमिकल बोल रहा हूं, जैसे ही मैंने कोई केमिकल लिया, और केमिकल ही मेनली बेटा कौन सा होता है? एसिड या बेस। जब मैंने इस ओर में डाला तो हो सकता है नहीं, ये होना ही चाहिए, यदि मेटल रिएक्ट कर जाएगी तो मेटल को हम रिएक्ट करके अलग कर लेंगे, गंदगी अलग। एक तो तरीका ये हो गया सेपरेट करने का। अच्छा, दूसरा भी तरीका हो सकता है कि मैंने केमिकल डाला और किसने रिएक्ट कर लिया? गंदगी ने, यानी कि मैट्रिक्स ने रिएक्ट कर लिया, तो वो हमारे केमिकल के साथ अलग हो गया, तब भी क्या सेपरेट हो जाएगा? मेटल। इसका मतलब क्या हम केमिकली या केमिकल के मदद से हम मेटल और गंदगी को सेपरेट कर सकते हैं? यस, पर कंडीशन वही है जैसे हमने अभी चुंबक वाले मेथड में पकड़ा था कि कोई एक चिपकना चाहिए, ऐसे ही यहां कोई एक केमिकल से रिएक्ट करना चाहिए। नॉर्मली हम केमिकल में क्या यूज करते हैं? एसिड एंड बेस वगैरह का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड केमिकल सेपरेशन मेथड, और इन जनरल हम उसको लीचिंग के नाम से भी जानते हैं। एक बार थ्योरी देख लीजिए। This process involves treating the powdered ore with specific chemicals or reagents that selectively interact with one ore while leaving the impurities untouched. अब ये जो केमिकल होता है, ये एसिड बेस कुछ भी हो सकता है। आपके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। ये पूरा लीचिंग का जो एग्जांपल है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आपने एक एल्यूमिनियम का बच्चों एक ओर होता है, इसको हम बोलते हैं बॉक्साइट, Al2O3, ठीक है। नॉर्मली इसका पूरा जो फॉर्मूला है वो ये है, ये होता है एल्यूमिनियम का क्या? ओर। ये एल्यूमिनियम का ओर है, यानी कि हमारे पास यदि एल्यूमिनियम निकालना है तो इसमें से हम एल्यूमिनियम को निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ओर है, इसका मतलब इसमें गंदगी भी होगी, इंप्योरिटीज भी होगी। तो प्यारे बच्चों, इसी ओर के अंदर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इसी ओर के अंदर, इसी गंदगी के अंदर, गंदगी बोल रहा हूं, इस ओर के अंदर
कुछ गंदगी भी होती है। क्या होती है? गंदगी। और वो गंदगी किस फॉर्म में होती है बच्चा? एक तो होती है आपकी आयरन वाली गंदगी, ठीक है, एक तो ये होता है, और एक आपके सल्फाइड वाली गंदगी भी होती है। मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने एल्यूमिनियम को निकालने के लिए एल्यूमिनियम का ओर पकड़ा, जैसे हम बोलते हैं बॉक्साइट। अब कहने के लिए ओर है तो इसमें गंदगी भी होगी, तो इसमें जो गंदगी आपको नॉर्मली मिलेगी वो किसकी मिलेगी बच्चों? आयरन की और सल्फाइड की। ये आपको गंदगी के तौर पे वहां बैठे हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, समझिए? हाँ या ना? ठीक। अब होता ही है कि बाई चांस आपको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। क्या करना है प्रभु जी? सेपरेट करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको ना एक सिस्टमेटिक तरीका बता देता हूं। क्या होता है कि आप क्या करते हो इस पूरी प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, यानी कि इस एल्यूमिनियम के मेटल, इस एल्यूमिनियम के ओर को इस गंदगी से हटाने के लिए ये वाली मेथड इस्तेमाल करते हो, हमारी केमिकल सेपरेशन वाली, इसको हम बोलते हैं लीचिंग। क्या करने वाले हो आप इसमें? मैं आपको ना एक सिंपल तरीका बताता हूं कि क्या होता है आपका, मैं बताता हूं। हाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, ये जो ओर था इसमें आपने क्या पकड़ा दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एक बेस है, करेक्ट। आपको पूरी मेथड लिखनी नहीं, बस समझनी है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है प्रभु जी? सर ये जो है ये आपका एक बेस है, हाँ या ना? और ये जो ओर है एल्यूमिनियम का, इसमें मेनली क्या है सर? इसमें है एल्यूमिनियम और साथ में क्या है सर? ऑक्सीजन, Al2O3, करेक्ट, प्लस 2H2O। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि यदि मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और ये रुक जाइए, इसको ना बेटा ये सल्फाइड से कहीं ज्यादा, सल्फाइड भी होता है वैसे, पर सल्फाइड से कहीं ज्यादा आपको दूसरी चीज मिलेगी, उस पर बात करेंगे, ठीक है? चलो मैं अभी लिख तो देता ही हूं, चलो अभी इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है? चलो, सल्फाइड से कहीं ज्यादा एक और चीज मिलती है, उस पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे। हमें मिलेगा सिलिका मिलता है वहां, ठीक है? क्योंकि जब आप बॉक्साइट निकालते हो ना तो रेत के पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो कि सिलिका होता है बेसिकली, उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए यहां ध्यान दो कि आपने क्या किया, ओर लिया। ओर का मतलब ये भाई साहब मिले आपको, ठीक है? अब ये जो भाई साहब थे इनको हमने किस केमिकल से मिला दिया? बेस से मिला दिया। अब आपको यदि ये चैप्टर पिछला याद है तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो एल्यूमिनियम होता है ये अपने आप में मेटल है। अब मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? मेटल का ऑक्साइड होता है भैया हल्का सा, कैसा? एसिडिक के बेसिक? बेटा एसिडिक होता है बेसिक, मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक। लेकिन आपको यह भी याद है कुछ मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी, है ना? और आपको यदि याद हो तो मैंने ये एग्जांपल आपके साथ शेयर भी किया था, स्लाइड में जाके देखिएगा। Al2O3, इसका मतलब इस समय ये जो Al2O3 ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बाजू में इसके खुद कौन बैठा है? एक बेस। तो ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा बच्चों? ये रिएक्ट करता है एसिड की तरह, ठीक है? अब जब ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फिलहाल के लिए एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो एक एसिड और एक बेस मिलकर क्या बनाएगा? एक सॉल्ट बनाएगा। और ये क्या बनाते हैं? सोडियम का एल्यूमिनेट बनाते हैं, ठीक है? ये क्या बनाते हैं? सोडियम का एल्यूमिनेट, Na2AlO3, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेते हैं। मुद्दा ये नहीं क्या बना रहे हैं, मुद्दा ये है कि प्रोसीजर में हो क्या रहा है। तो आपने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस को एज अ केमिकल यूज कर लिया। केमिकल को यूज किया तो क्या सिचुएशन हुआ? केमिकल को यूज करने पर भाई साहब हमें क्या मिल गया? सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया, करेक्ट? और साथ में क्या निकल जाता है? पानी निकल जाता है, H2O निकल जाता है। सिंपल ऐसी रिएक्शन समझ लो, एसिड और बेस मिला तो एक हमें सॉल्ट मिल गया और H2O मिल गया, करेक्ट? अच्छा, ये तो हो गया किसकी बात? सिर्फ हमने अभी बात की प्योरली एल्यूमिनियम की, लेकिन गंदगी भी तो थी ना। तो इसमें जो बच्चा गंदगी होती है Fe2O3 वाली, ये क्या है? आयरन है। अब आयरन को जब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के देखा, यानी कि उसी ओर में ये भी भाई साहब बैठे थे, जब मैंने इसकी दोस्ती करानी चाहिए तो आयरन ने बोला यार मैं क्या हूं, मैं प्योरली क्या हूं, आप मुझे बताओ मैं प्योरली हूं क्या? मैं प्योरली तो हूं मेटल का ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम कह रहा था मैं एम्फोटेरिक हूं, मतलब मैं एसिड की तरह भी काम कर सकता हूं, बेस की तरह भी। लेकिन आयरन ने बोला नहीं भैया, हम केवल और केवल बेस की तरह ही काम करेंगे, हमारे अंदर एसिड बनने की क्षमता नहीं है। और क्योंकि तुम बेस की तरह काम करोगे और बाजू में कौन है? बेस है, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस चक्कर में आयरन अपने आप को कर लेता है सेपरेट।
आयरन ने क्या कर लिया अपने आप को सेपरेट। क्या हमने इस पूरी ओर में से आयरन वाली इंप्योरिटी हटा ली? यस। क्यों हटा ली? क्योंकि एक तरफ हमारे बेस ने हमारे बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिनियम वाले हिस्से से तो रिएक्शन कर ली, ठीक है, लेकिन हमारे आयरन वाले हिस्से से रिएक्शन नहीं की, तो दोनों में एक अंतर डेवलप हो गया ना। और यही हमारी क्या होती है? केमिकल सेपरेशन की बेसिक प्रॉपर्टी, कि हम ऐसा केमिकल यूज करेंगे जिसमें एक हिस्सा तो रिएक्ट करेगा, दूसरा हिस्सा मना कर देगा। ठीक है। अच्छा, यहां ना हमें बेटा सिलिका का ऑक्साइड भी मिलता है, जो मैं आपको बताना वाला था ना, मैंने वहां सल्फाइड लिखा था। सल्फाइड भी होता है पर कम क्वांटिटी होती है, ये ज्यादा होती है, तो उस पर बात करते हैं। उसी बॉक्साइड में सिलिका का ऑक्साइड भी होता है। ठीक है। अब जो सिलिका है, जब मान लीजिए मैंने क्या किया, ये सिलिका के ऑक्साइड को क्या पकड़ा दिया? NaOH। मैंने इसको भी बोला क्योंकि गंदगी तो मतलब ये सब तीनों ये तीन लोग तो साथ में बैठे थे, तो पहले NaOH ने इससे मुलाकात की, सॉल्ट बनाया, पानी को अलग कर दिया। दूसरी बारी सोडियम हाइड्रोक्साइड ने आयरन से मुलाकात की, आयरन ने बोला मैं बेस तुम बेस, हम करेंगे काम नहीं, मैं जा रहा हूं, टाटा बाय बाय। मैंने कहा ठीक है निकल लो। लेकिन जो सिलिका होता है बेटा, ये जो सिलिका है ये होता है मेटलॉइड, यानी कि ना ये नॉन मेटल है ना ये मेटल है, मतलब कि ना इसमें पूरी तरीके से एसिड की प्रॉपर्टी ना इसमें पूरी तरीके से बेस की प्रॉपर्टी है। अब क्योंकि ना ये पूरी तरीके से एसिड है ना ये पूरी तरीके से बेस है, तो ये क्या करता है? दोनों तरीके से काम कर जाता है। ये भाई साहब कौन बैठे थे? बेस। तो सिलिका वाले ऑक्साइड ने बोला एक काम करता हूं, मैं अभी फिलहाल एसिड की तरह काम करना शुरू कर देता हूं। हमने कहा ठीक है कर लूं। अब यदि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो फिर वही बात है, क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनेगा। करेक्ट। सॉल्ट क्या बनता है? सोडियम सिलिकेट वाला ऑक्साइड बनता है, Na, ये बनेगा आपका Si, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ इसकी बॉन्डिंग बना देंगे। बैलेंसिंग की बात नहीं है, यदि आप बैलेंसिंग करना चाहते हो तो बड़ी आसानी से कर सकते हो कि सोडियम का +1 होता है, सिलिकॉन का होता है, कार्बन फैमिली मतलब 4 यहां लगाना पड़ेगा आपको, और ये होता है -2। आप इसको बैलेंस बड़ी आसानी से कर सकते हो बेटा, यदि आपको करना है तो। ठीक है। यदि मुझे बैलेंसिंग करनी है तो ये 5 हो रहा है, जबकि यहां कितना है? केवल 2 है। अब आप सोच के देखो, मुझे बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करने का सिस्टम कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ये O2 है, तो अभी मेरे पास कितने हैं टोटल? 5, और यहां हमारे पास टोटल कितने? अच्छा, इसको हम ना एक काम कर सकते हैं, चलो फिलहाल हम बैलेंसिंग की बात अभी करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोडियम हो गया, ये सिलिका हो गया, और ये हमारा ऑक्सीजन है। यदि आप बैलेंसिंग करने जाना चाहते हो तो सोडियम के पास +1 चार्ज होता है, सिलिका कार्बन का है तो उसके पास +4 चार्ज होता है, टोटल कितना चार्ज हो गया? +5। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास या तो होता है 2 या तो होता है 4 या तो होता है 6। करेक्ट। या तो ऑक्सीजन के पास 2 होगा क्योंकि वो इवन नंबर में चलता है, 2, 4 या 6। याद है ना आपको? ऑक्सीजन के ऊपर हम क्या लगाते हैं? -2। तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो आप मुझे बताओ ऑक्सीजन को कितना बनाना चाहिए? 6 ना। तो यदि मुझे -6 बनाना है ऑक्सीजन को, तो मुझे कितने नीचे रखने पड़ेंगे? 3 ऑक्सीजन रखने पड़ेंगे। करेक्ट। लेकिन यहां -6 हो गया, जबकि यहां कितना है? -5। अच्छा, आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि सर आपने 4 क्यों नहीं किया? बेटा यदि मैं यहां 4 करता तो हम किसी को भगा तो सकते नहीं है, किसी को ला तो सकते हैं लेकिन किसी को भगा तो नहीं सकते। तो आप क्या करते हो? यहां ऑक्सीजन को पटक देते हो, कितना? 3 नंबर, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास -2 है तो 3 ऑक्सीजन के पास हो जाएगा -6। ये तो हो गया ऑक्सीजन। अब लेकिन यहां हमारे पास टोटल जो प्लस वाला हिस्सा है वो कितना है? केवल 5 है ना। 4 और 1 5। तो यदि हम यहां 6 बना लें तो बैलेंस हो जाएगा। तो 6 बनाने के लिए आपने पता क्या किया? आपने सिंपली सोडियम को 2 कर दिया। सोडियम को 2 करने पर ये +1 का हो गया +2, 4 और 2 6 और ये -6। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। पर बैलेंसिंग हमें अभी करना नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझा दिया। फाइनली बनेगा क्या? Na2SiO3, सोडियम का सिलिकेट वाला ऑक्साइड। क्या हमारे सिलिका ने रिएक्शन दी? यस। क्या हमारे एल्यूमिनियम ने रिएक्शन दी? यस। क्या हमारे आयरन ने रिएक्शन दी? नहीं। इसका मतलब इन तीनों में से ये भाई साहब निकल लिए सेपरेशन, एक सेपरेशन तो कर दिया हमने, एक सेपरेशन तो हमने कर दिया, बधाई हो। यही तो हमारा टास्क था, गंदगी को अलग करना। करेक्ट। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? ये दोनों। क्या हम और आगे जाके सोडियम सिलिकेट या सोडियम सिलिकेट वाले हिस्से को इस्तेमाल करके सिलिका को भी हटा सकते हैं? यस। यदि बच्चों हम और इसको आगे लेके जाएं तो एक और प्रोसीजर होती है, मैं आपको समझा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब इसका अगला प्रोसीजर ये होता है कि जैसे कि आपने सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, Na2Al, क्या था ये अपना सोडियम का एल्यूमिनेट? अरे NaAl2O3 ये था। ठीक है, ये सिस्टम था पूरा। अब जब ये आप सोडियम सिलिकेट को देखते हो, ठीक है,
तो क्या होता है, अगली प्रोसीजर में हम इसको डाइल्यूट करते हैं। पानी दिया आपने, जब आप इसमें अगली सिचुएशन में इसको डाइल्यूट कर देते हो, तो अगली सिचुएशन में जैसे ही मैंने इसको डाइल्यूट किया यानी कि पानी दिया, तो ये बन जाता है क्या हमारा सोडियम का हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम पानी के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बना लेता है, एल्यूमिनियम अपना हाइड्रोक्साइड बना लेता है Al2OH3 Al2, ठीक है, ये अपना बना लेगा, करेक्ट। और क्या अब आपने नोटिस किया, जैसे ही मैं इस सोडियम एल्यूमिनेट को पानी के साथ मैचअप कराता हूं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये तो सेपरेट हो गया। अब ये जो हिस्सा बचा है बेटा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड वाला जो सिस्टम बचा है, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं और आगे? तो यदि आप ध्यान दें, इसमें केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, तो यदि मैं इसको क्या करूं फर्दर बेटा, इसमें थोड़ा सा हीट कर दूं, क्या कर दूं, हीट कर दूं, क्या कर दूं, हीट कर दूं, तो ये वापस क्या बन जाएगा, Al2O3 और पानी निकल जाएगा, और फाइनली हमें जो चीज मिलके आएगी बेटा, यही हमारी प्योर ओर की कंडीशन है, यानी कि हमें अब फाइनली अपना ओर थोड़ा सा कंसंट्रेट यानी कि बेटर मिला। दिस इज कॉल्ड अपना केमिकल सेपरेशन। थोड़ा सा प्रोसीजर जो है, ये लास्ट वाला ऐसा मुझे पता थोड़ा सा लेंदी है, बट आपको ये पूरी प्रोसेस याद नहीं रखनी। आप चाहें तो केमिकल इक्वेशन पकड़ के चलें, ना पकड़ के चलें, मुझे बस समझाना था कि क्या हम केमिकली सेपरेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको समझाया, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आपको बताया कि हमारे पास जब बॉक्साइट वाला था, बॉक्साइट वाला और एल्यूमिनियम तो कैरी कर ही रहा था, पर उसमें आयरन भी था और उसमें सिलिका भी था, है ना। एल्यूमिनियम तो था ही, पर इसमें आयरन भी था और सर इसमें सिलिका भी था। तो मैंने बेस के साथ रिएक्शन कराई, किसके साथ रिएक्शन कराई, इसकी बेस के साथ। तो इसने तो रिएक्शन कर ली, इसने भी रिएक्शन कर ली, पर आयरन ने हमें मना कर दिया, मतलब एक चीज तो हमने सेपरेट कर दी। अब जब हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या आ गया, एल्यूमिनियम का और बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन आया, ठीक है। अरे सोडियम एल्यूमिनेट, बाई चांस मैंने ये बना दिया, सोडियम एल्यूमिनेट है ना, Na2OL3, अरे क्या लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब बाई चांस मैंने आपके सामने ये इक्वेशन बना के रख दी। अब जब मैं इक्वेशन आपके सामने बना के रख रहा हूं, इसको मैंने वापस से किसके साथ पानी में मिला दिया, यानी कि वापस से मैंने इसमें क्या प्रोवाइड कर दिया, H2O प्रोवाइड कर दिया, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया। जैसे मैंने इसको डाइल्यूट किया तो भाई साहब ये क्या बन जाता है, NaOH अलग हो जाता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है, करेक्ट। और जब इस एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड को हम भाई साहब हीट करेंगे तो हमें फाइनली वापस मिल जाएगा Al2O3, और यही तो हमें चाहिए था। ये होता है हमारा प्योर या कॉन्सेंट्रेटेड ओर। लेकिन ये पूरी प्रोसीजर मैंने आपको इस वजह से समझाई है सो दैट आप ये बात समझ पाए कि केमिकली भी हम चीजों को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसको आप दिमाग में रखिएगा, एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने जान ली है। एज ऑफ नाउ फिलहाल के लिए मैं कहूंगा आपको यहीं रुक जाइए, एक बार रिवाइज कर लीजिए और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए शिक्षा पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों।